नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर कहें कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, कैसे वो अपना रूल स्टैब्लिश करती है, उससे रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स हो गए, चाहे काउंसिल एक्ट्स हो गए, टिल लास्ट जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, वहां तक हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और हल्का सा हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम से लेकर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो गए या फिर यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीडीएस वगैरह, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हल्का सा हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने पैर जमाती है इंडिया में। तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन कर रहा था, वो धीरे धीरे उसकी पावर जो है वो वीक होती जा रही थी। तो मुगल एम्पायर जो था वो वीक हो चुका था। इंडिया के पास कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति नहीं थी जो पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश पर राज कर सके। तो मुगल एम्पायर जो है वो वीक क्यों हो रहा था? क्योंकि जो औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने औरंगजेब और ये अकबर वगैरह ये लोग थे। तो औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं आया, एक तो। और फिर दूसरा, पूरे देश में जगह जगह युद्ध लड़े जा रहे थे। तो वार्स वार्स जो था वो एक बहुत बड़ा कारण था। जगह जगह युद्ध लड़े जा रहे थे, तो उसमें धन खर्च होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग वीक हो चुके थे, मुगल जो थे वो वीक हो गए थे। और एक सबसे बड़ा जो कारण था वो था नादिर शाह का इन्वेजन। तो नादिर शाह जो था वो उसने इन्वेड किया इंडिया में 1739 में। 1739 में वो इंडिया में आक्रमण करता है और इतना भयंकर आक्रमण करता है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं था। मतलब पूरे दिल्ली को उसने मुर्दा घर बना दिया। यहाँ से बहुत सारा धन लूट के चला जाता है वो। तख्ते ताऊस कोहिनूर वोहिनूर जो हाथ लगता है सबको मारता जाता है। जो हाथ लगता है उसको लूट लूट के ले जाता है। तो नादिर शाह का जो इन्वेशन था वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ के गया इंडिया पे, और उसने पूरी मुगल शक्ति, मुगल जो पावर थी उसको तहस नहस कर दिया नादिर शाह ने। तो नादिर शाह का जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था। तो अब इन्हीं कारणों की वजह से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो किसी ना किसी को उसको भरना पड़ेगा। तो इस मौके का फायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस पावर वैक्यूम को भरती है, और वो कैसे भरेगी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग बात करते हैं। तो मुगल्स तो वीक हो ही चुके थे, और जो पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था वो हो ही गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में आई थी, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़े ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सोच के देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी, हम लोग ऊपर से देखने में लग रहा है कि ट्रेडिंग कंपनी है, एक कंपनी है, कोई बिजनेस करने आई है, पैसे वैसे कमाने आई है। लेकिन सोच के देखिए, एक कंपनी जो कि ट्रेडिंग कर रही है वो इतने बड़े पूरे देश पर कैसे राज कर सकती है, कैसे उसको गुलाम बना सकती है, सोच के देखिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। तो ये याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा। थोड़ा हल्का सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जो थी वो सिर्फ मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट मियरली अ ट्रेडिंग कंपनी, ही वॉज इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। तो ये याद रखना, इट वॉज नॉट मियरली अ ट्रेडिंग कंपनी। तो याद रखना, ये ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, इसके पास एक बहुत बड़ा तुर्क का एक, का हम लोग कह सकते हैं, वो था रॉयल चार्टर, ठीक है। तो इसके पास क्या था? रॉयल चार्टर था। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, हल्का फुल्का मत ले लेना इसको। इसके पास था रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर में क्या था? रॉयल चार्टर में इसके पास कुछ अधिकार थे, कुछ राइट्स थे, कुछ अधिकार थे, कुछ पावर्स थी। अब रॉयल चार्टर की हम लोग बात करें तो इसमें इसको मोनोपोली मिली हुई थी। मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, यानी कि जो इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो है वो इंडिया में और इंडिया के आसपास के क्षेत्रों में ट्रेड नहीं कर सकती। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पास ये राइट था कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली थी, और उसके पास कुछ पावर्स थी। पावर्स जैसे कि वो उसके पास कुछ की अपनी मिलिट्री थी। वो वार्स लड़ सकती थी, युद्ध लड़ सकती थी, राजाओं के साथ संधि वगैरह कर सकती थी, अपनी फैक्ट्री लगा सकती थी, शिप्स हायर कर सकती थी, शिप बनवा सकती थी। तो ये सारी चीज पावर्स जो थी उसको किससे मिली थी? रॉयल चार्टर से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट मेरली अ ट्रेडिंग कंपनी, इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग, और इसके पीछे पूरा स्टेट शामिल था। तो इंग्लैंड के जितने भी बड़े आदमी थे, बड़े रसूखदार जो लोग थे, बड़े बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जितने भी राजा महाराजा से रिलेटेड संबंधित जो लोग थे, और जो बहुत पैसे वाले जो लोग थे, उन लोगों ने बहुत ही हैवीली इन्वेस्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी
हल्के में मत ले लेना, बहुत पावरफुल थी ये, इसके पीछे पूरा स्टेट लगा हुआ था, तो पूरे स्टेट का हाथ था इसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, याद रखना, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, इट वॉज नॉट मेरली अ ट्रेडिंग कंपनी। तो इसके पास बहुत सारी पावर्स थी, और ये सारी पावर्स इसको मिली थी रॉयल चार्टर के थ्रू, ठीक है। अब अब हम लोग आते हैं कैसे इसने अपने पैर जमाए। तो ईस्ट, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि मुगल्स जो थे वो वीक हो चुके थे, मुगल्स जो थे वो वीक हो गए थे, और पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। एंड फिर एक डिसिसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी जाती है, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी। इसमें नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उसको हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव, बाकी ज्यादा हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ पॉलिटी से मतलब है, तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा देख लेंगे हम लोग। तो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, इसकी बहुत बड़ी सेना थी सिराजुद्दौला की, फिर भी उसको हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कॉन्फिडेंस मिला। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन को तैयार करने की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में ये लड़ी गई थी, याद रखना, कुछ एग्जाम्स में ये भी डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में लड़ी गई थी, 1757 में, एंड इट वाज अ डिसिसिव बैटल, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अब यहाँ से फिर कुछ साल बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर। अब यहाँ से जो है वो दुनिया बदलने वाली। तो बैटल ऑफ बक्सर जिसके बाद दुनिया बदल जाती है, 1764 में हुई है, 1764 में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। यहाँ से पूरा डोमिनेशन हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर जाती है इंडियन बाकी जितनी भी पावर्स है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन पावर्स को हराया, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल एम्परर, तीनों को एक साथ हराया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहाँ से बहुत बहुत कुछ बदलने वाला है। तो ये बैटल जो है वो बहुत ज्यादा डिसिसिव बैटल्स है, मतलब इतिहास में ऐसी कुछ ही लड़ाइयाँ होती हैं जो इतना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ग्रेट बैटल, जिससे पूरा इंडिया का इतिहास बदल गया, और ये सारी चीजें हुई। तो बैटल ऑफ बक्सर याद रखना, 1764 में। इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य जो हुआ वो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए दीवानी राइट्स। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए इसमें। दीवानी राइट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स होते हैं, यानी कि जो टैक्स है उसको कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो कलेक्ट कर सकती थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो प्रोविंसेस थे, वहां से वो कलेक्ट करने के उसके पास पावर मिल गई, उसके पास लेजिटिमेट पावर आ गई। वो अब ऑफिशियली वहां से कलेक्ट कर सकते थे। इससे पहले की हम लोग बात करें, तो जो अंग्रेज जो लोग थे, मतलब जो इंग्लैंड में लोग रह रहे थे, वो सोचते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अ, अत्याचार करती होगी इंडियंस के ऊपर, और वो ऐसे अत्याचार से पैसे कमाती है। लेकिन अब उसके पास लेजिटिमेट राइट्स थे, उसके पास ऑफिशियल राइट्स थे टैक्स कलेक्ट करने के। तो उस इस बैटल से क्या हुआ, उसकी जो इमेज है, उसकी जो इमेज जो इंग्लैंड में थी, वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो इसकी इमेज इम्प्रूव हुई इंग्लैंड में, उसको दीवानी राइट्स मिल गए, और पैसा ही पैसा होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखें, तो यहाँ पर है शाह आलम, जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम पे। तो ये फोटो मैंने खींचा था उस टाइम पे। तो ये तब का फोटो है जब ये शाह आलम है, शाह आलम, ठीक है, शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम पे। शाह आलम जो है वो क्या दे रहे हैं, दीवानी राइट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दीवानी राइट्स दिए जा रहे हैं शाह आलम द्वारा, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में। यहाँ से जो है कंपनी जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकती थी बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दुनिया पलट गई, और इतना, और और अब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा ही पैसा था। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी कंपनी जो है वो लॉस में चल रही थी, ठीक है। तो कंपनी जो है फिर भी लॉस में चल रही थी, क्योंकि करप्शन। तो करप्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, शायद आगे भी होता रहे, कह नहीं सकते हम लोग। तो करप्शन जो था उसके कारण जो है कंपनी फिर भी लॉस में चल रही थी, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी कंपनी लॉस में चल रही थी। अब कंपनी लॉस में चल रही थी, तो इन्होंने इंग्लैंड गवर्नमेंट से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें भाई लोन दे दो, हमें क्या दे दो, लोन दे दो, हमें चाहिए पैसा। तो ये लोग डिमांड करते हैं लोन की। और ईस्ट
अब इसी बात का इंतजार था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहती थी। वो पीछे से नहीं खेल के सामने आना चाहती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मौका देखा और उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग तुम्हारे लोन को जो है वो माफ कर देंगे, तुम्हें और लोन दे देंगे। एंड लेकिन हम क्या करेंगे, तुम्हें रेगुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, तुम्हें रेगुलेट करेंगे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन रेगुलेट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगी। कैसे रेगुलेट करेगी? कैसे रेगुलेट करेगी? तो जो रॉयल चार्टर था, रॉयल चार्टर जो था, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, जो उसमें राइट्स मिले थे, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसको रिवाइज करके, ठीक है, तो उसको रिवाइज किया जाएगा थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स के थ्रू हम लोग किसको, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसको रेगुलेट करेगी, किसको कंट्रोल करेगी, किसको चेक एंड बैलेंस करेगी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को करेगी थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट्स। तो इसमें ये डिसीजन लिया गया कि हर 20 साल में, हम 20 साल में जो तुम्हारा रॉयल चार्टर था उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको रिवाइज करेंगे। तो ठीक है, हर 20 साल में जो टर्म्स एंड कंडीशन है चार्टर की वो रिवाइज होंगी। किसके थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो रेगुलेटिंग एक्ट हर 20 साल के अंतराल में आते हैं, और सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में आता है। उसके बाद फिर 20 इसमें ऐड कर दो, तो इसमें 20 ऐड करेंगे तो 1793 हो जाएगा। फिर इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। थोड़ी मैथ्स मेरी कमजोर है। 1733, फिर 1753, फिर 17, अब चलता नहीं रहेगा आगे, ठीक है, तो आगे कुछ और भी चेंज होने वाला था यहाँ पे। तो 1753 वॉज लास्ट चार्टर एक्ट, याद रखना, लास्ट चार्टर एक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे एक्ट्स हम लोग देखेंगे। बीच में कुछ और भी एक्ट्स आते हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। बाकी जो लास्ट चार्टर एक्ट था वो था हमारा 1853 का। तो चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया जा रहा था? रेगुलेट किया जा रहा था कंपनी, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चार्टर एक्ट जो है वो लाया गया, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स को भी कहते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट या फिर चार्टर एक्ट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, इन सभी जो है वो एक ही है। तो याद रखो, 1773 में पहला चार्टर एक्ट आया जिसमें कंपनी को रेगुलेट करने की बात की गई। लोन को इसके लोन को माफ किया गया, और मौके का फायदा उठाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करके। तो अब पहुंचते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पे। तो इससे पहले कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पे पहुंचे, कुछ सिचुएशन देखते हैं इंडिया की। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले इंडिया में पावर्स के तीन केंद्र हुआ करते थे, तीन तीन सेंटर थे पावर के, याद रखना। बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे मद्रास एंड बंगाल, याद रखना। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, 1773 से पहले, तीन पावर्स में विभाजित था इंडिया, तीन पावर्स के सेंटर थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। इन तीनों के अलग अलग होते थे गवर्नर्स। इन तीनों के क्या होते थे? अलग अलग गवर्नर्स होते थे। तो ये जो था वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मॉडल था, जिसमें पावर्स जो थी वो तीन भागों में बटी हुई थी, ठीक है, 1773 से पहले। और जो गवर्नर्स होते थे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के, उनके पास क्या होती थी? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो गवर्नर्स के पास अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हुआ करती थी। जो गवर्नेंस थी वो डिसेंट्रलाइज थी, और ये सारी चीजें थी 1773 से पहले। अब रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है तो उसमें क्या किया गया? उसमें सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को हल्का हल्का कम करके सेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनकी जो पावर्स थी, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स, अब मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी उनको ट्रांसफर किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल के, बंगाल को। तो उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को धीरे धीरे ट्रांसफर करना स्टार्ट हुआ 1773 में। तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को। और इसको एक नया नाम मिल जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये क्या हो गया? ये सेंट्रलाइजेशन चालू हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब पावर जो है वो केंद्र के पास होती है, जब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना होके केंद्र के पास होती है, तो उसको कैसे गवर्नेंस बोलते हैं? सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन को और मैं अगर समझाऊं तो जैसे इंडिया में जो, अगर हम लोग इंडिया में देखें तो हमारी पंचायती राज होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है।
तो ये कैसी गवर्नेंस है? तो ये डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हैं, पंचायती राज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, हम इन सबको हटा के सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट रखें, तो वो क्या होगा? वो होगा मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का एग्जांपल है वो। तो अभी जो है वो हमारी डिसेंट्रलाइज है, और सेंट्रलाइज का मतलब आप सभी को समझ में आ रहा हो, जब पावर जो है वो किसी एक आदमी के हाथ में होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या किया गया? इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट, इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर्स थी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को धीरे धीरे ट्रांसफर किया गया टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पूरा बेस यहाँ पे तैयार हो चुका है आपका, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, कैसे मुगल्स जो वीक थे उसका जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसको भरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कुछ डिसिसिव बैटल्स लड़ी, उसके बाद फिर उसको दीवानी राइट्स मिले, फिर भी ये लोग लॉस में चले गए, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, जिसमें चार्टर को रिवाइज किया गया। ठीक है, तो हर 20 साल में ये चार्टर रिवाइज होना था। पहला स्टार्ट होता है 1773 में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोलते हैं। तो इसमें कुछ कार्य किए गए। तो सबसे पहले ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट वाज फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे उसको रेगुलेट करने का पहला स्टेप कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ से काफी अच्छे से आप सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। गवर्नर्स जो थे उसको, उसकी पावर्स को शिफ्ट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, लेजिस्लेटिव पावर को। तो वारन हास्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं पहले। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से हैं? वारन हास्टिंग, याद रखना। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कलकत्ता में, छोटा सा सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। तो ये भी याद रखना, कलकत्ता में छोटा सा सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है 1774 में, याद रखना। इट वॉज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब पावर्स जो है वो एक केंद्र के पास होती हैं तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे बॉम्बे और मद्रास बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर को किसको ट्रांसफर किया जा रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो यहाँ से सेंट्रलाइजेशन चालू होता है, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा। और अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा लास्ट चार्टर एक्ट जो था वहां पे। तो यहाँ से सेंट्रलाइजेशन चालू होता है, धीरे धीरे और बढ़ेगा आगे वाले जितने भी एक्ट्स आएंगे उसमें। अब ये जो एक्ट था उसमें इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दिए कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको, उसके जो फाइनेंशियल मैटर हैं, जितने भी पैसे की लेन देन वगैरह हैं, उसको कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको monitor कौन करेगा? उनको चेक एंड बैलेंस करेगा, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक 4 मेंबर की काउंसिल बना दी जाती है, किसके लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए एक 4 मेंबर की काउंसिल बना दी जाती है, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ चार के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। तो कलकत्ता काउंसिल, काउंसिल ऑफ चार, 4 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सेम थिंग्स। फिर प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेटेड टू बंगाल इन पॉलिटिकल मैटर्स। यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन है उसके थ्रू क्या किया गया? मद्रास और जो बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स को बंगाल में ट्रांसफर किया गया। अब जो ये एक्ट था वो, उसकी कुछ कमियां थी, वो भी देख लेते हैं। जो एक्ट था वो बहुत जल्दबाजी में पास हुआ था, तो उतना क्लियरिटी नहीं थी इसमें। तो याद रखना, क्लियरिटी नहीं थी, वेगनेस थी, बहुत ज्यादा वेगनेस थी इसमें। तो ये याद रखना। पावर्स को अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं किया गया था। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल है, उनकी पावर को सेपरेट नहीं किया गया था। उनको अच्छे से नहीं बताया गया था कि तुम्हारी क्या जुरिडिक्शन है, तुम्हारा, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी। तो ये भी याद रखना। तो गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट थी इसमें। फिर जो सुप्रीम कोर्ट जो बनाया था और जो गवर्नर जनरल था, उनके बीच में डिस्प्यूट थी। उनकी भी पावर्स ऐसे ही पूरी तरीके अच्छे से डिफाइन नहीं की गई थी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट था और जो काउंसिल थी, उसके बीच में भी डिस्प्यूट थे। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गई भाई। अ, यहाँ से बंगाल से कोई ऑर्डर पास करेगा जो मद्रास, फिर वो मद्रास में जाएगा, फिर मान लीजिए वो बॉम्बे में जाएगा।
तो टाइम लग जाएगा। इससे पहले ये लोग अपना डिसीजन कुछ ले लेते थे तो अपने हिसाब से चीजें चल रही, तो उतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी। तो तो इसमें काफी सारे डिस्प्यूट देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था वो भी क्लियर नहीं था। तो इन सब चीजों के करने के बाद भी करप्शन जो था वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था। तो ये भी एक और इसका ड्रॉबैक था इस एक्ट का। तो इसके ड्रॉबैक्स की हम लोग बात कर चुके हैं। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट थे। काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में डिस्प्यूट थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे उनके बीच में डिस्प्यूट थे। तो चारों तरफ डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट थे और क्लियरिटी कुछ थी नहीं। तो बहुत जल्दबाजी में ये एक्ट पास कर दिया गया था, कैसे भी करके रेगुलेट करो ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये इसका मुद्दा था और ये सारी इसकी कमियां थी। अब फिर इस कमियों को थोड़ा बहुत सुधारने के लिए एक और एक्ट आता है जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1770, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आई थिंक काफी लंबी हो चुकी है। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं। एंड कहीं से नया है इस चैनल तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।